हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर और एंगुलर टर्म्स के बीच में रिलेशंस देखे थे। फिर हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या इनका सारा काम होता है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। और सवालों पे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। सबसे पहला जो रिलेशन हमने देखा था वो ये था, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करके ये बात देखी थी कि v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। यहाँ पे v क्या था? v थी हमारे पास स्पीड, और ओमेगा क्या था? ओमेगा थी एंगुलर स्पीड। कहने का मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हम यहाँ पे रखेंगे v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। इसके बाद हमने देखा था कि v और ओमेगा के बीच में जो वेक्टोरियल रिलेशन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट जो चीज हमने देखी थी वो थी v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v थी वेलोसिटी, ओमेगा थी एंगुलर वेलोसिटी, और r हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन पे आए थे, और एक्सेलरेशन में हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था वो ये था, v इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर प्लस अल्फा क्रॉस आर हो गया ओमेगा क्रॉस v। ये हमारे पास लास्ट रिलेशन निकल गया। इसके बाद हमने ये बात कही थी कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करना मतलब या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना या डायरेक्शन को चेंज करना। तो हमने ये बात कही थी कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ने अपना काम बांट दिया कि मैग्नीट्यूड को अगर चेंज करना हो तो हमारे पास आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। तो यहाँ पे ये जो अल्फा क्रॉस आर आया था इसको हमने कहा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जो ओमेगा क्रॉस वी आया था इसको हमने कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या बात कही थी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है। अगर स्पीड को चेंज करता है तो इसका डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो हम ये बात कहेंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस रिलेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी और ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा होगा। इसके बाद हमने ये बात कही थी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होता है जो कि होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और फॉर्मूला क्या निकल के आया था समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैक कलर, सबसे पहली बात सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल यहाँ पे और लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इस डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये इसका डायरेक्शन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली AC क्या होगा, ओमेगा इंटू वी। ओमेगा इंटू वी क्यों बोला, क्योंकि ओमेगा और वी का जो डायरेक्शन होगा, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम ओमेगा वी इंटू साइन 90 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। वी को मैं लिख सकता हूं यहां से, वी को क्या लिख सकता हूं, आर इंटू ओमेगा, तो एक रिलेशन और निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा को लिख सकता हूं v बाय आर, तो एक रिलेशन और निकल के आएगा विच इज v स्क्वायर बाय आर। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होते हैं। यहां पे भी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकल के आया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा r इंटू अल्फा। अब हमको ये बात पता है कि फॉर एग्जांपल इस केस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो AT भी इसी डायरेक्शन में होगा। AT और AC हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और AT और AC अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हम हमेशा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं, और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, दिस वुड बी द A नेट। लेट्स से ये एंगल फाई है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, AT बाय AC। ओके, ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके बाद एक और बात जो हमने डिस्कस की थी वो था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम उसके मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कांस्टेंट स्पीड के साथ जो जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो जो रिलेशंस निकल के आते हैं, वो सारी बातें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर लिखी थी। एक कांस्टेंट स्पीड है तो अल्फा AT 0 होगा, अल्फा 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये सारी बातें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर की। उसके बाद हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ वेरिंग स्पीड, तो उसका जो मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके अंदर हमने ये बात देखी थी कि उसके अंदर AT भी प्रेजेंट होगा, AC भी प्रेजेंट होगा, नेट एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा। अगर आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये बात दे रखी है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब वो आपसे नेट एक्सेलरेशन निकलवाना चाह रहा है। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले छोटे छोटे मगर मोटे मोटे सवाल डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ऐसे सवाल जो कि छोटे हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ट्रू और फॉल्स। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है। कैसे? जब पार्टिकल यहां पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, जब पार्टिकल यहां पे है तो ये, यहां पे है तो ये, यहां पे है तो ये। इस तरीके से वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ये बात कहेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है क्या? फिर स्पीड कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है इस सर्कल के अंदर, तो हमको ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं आएगा। तो इकलौता जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r।
अब v कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपके पास कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज होता जा रहा है, हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर रहेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही बात है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? इफ अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन इट इज पॉसिबल दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना तो जरूरी ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। So this is not possible and this is a false statement। क्या आपके मन में ये बात, इस बात का ख्याल आया क्या कि सर हमने जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड पढ़ा था, क्या था उसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी h हाइट से किसी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देता हूं विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसके अंदर भी तो केस यही था कि जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था। तब तो आपने ये बात कही थी कि इसका जो पाथ होगा वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ होगा। अभी आप ये बात कह रहे हो कि अगर मेरे पास यहां पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। ऐसा क्यों? दोनों में इतना डिफरेंसेस क्यों है? डिफरेंसेस का कारण ये है बेटा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पे है। मतलब कि जैसे ही पार्टिकल आगे आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर हर पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, या फिर ऐसा कहो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे सिर्फ और सॉरी यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सर उससे क्या हुआ? हर पॉइंट पे 90 डिग्री है तो उससे ये हुआ कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे है, इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। अब ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये क्या करेगा? हल्का सा इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसके डायरेक्शन को हल्का सा चेंज किया और एक्सेलरेशन ने खुद के डायरेक्शन को भी अगेन हल्का सा चेंज कर दिया। अब एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, अब इसके डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करेगा, फिर एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। ऐसे करते 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 ये पूरा एक सर्कुलर मोशन बना देगा। इसीलिए जब एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पे होगा वेलोसिटी के तो उसका पाथ सर्कुलर मोशन होगा, और अगर मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो 0 या 180 डिग्री से कुछ और है तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। वो तब होगा जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम हो।
आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स इट्स वेलोसिटी वेक्टर वुड बी। क्या बोला है कि कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि हर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे मगर मोटे मोटे सवाल जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंप्रूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। क्या हमारा न्यूमेरिकल है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? A particle is moving in a circle of radius 10 meter with uniform speed, completing the circle in 5 seconds. Find the speed of the particle. बिल्कुल बेसिक सा सवाल जो सर्कुलर मोशन के बन सकता है, वो ये सवाल। क्या बोला है कि कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है 10 मीटर, और आगे क्या बोला है? यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 5 सेकंड। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट सर्कल उसने किया 5 सेकंड, तो उसकी स्पीड क्या होगी? मुझे ये बात पता है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई इंटू आर विच इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो 5 1 जाओ 5 2 जाओ, सो इट विल बी 4 पाई मीटर पर सेकंड। दिस वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। अब क्या बोला है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्या बोला है? इफ द स्पीड changes from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, find the angular acceleration। अब बात समझो कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था। फाइनल स्पीड कितनी है? 6, इनिशियल स्पीड कितनी है? 5, और टाइम कितना लगा? 2। तो ये आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मुझे ये बात पता है कि 80 जो होता है वो होता है r इंटू अल्फा सर्कुलर मोशन के केस में। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय r। 80 कितना है? 1/2, और r कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ 100 चला जाएगा। 20 divided by 100, 2 1s are 2 5s are, so it will be 2.5 radian per second square। I hope this question is clear। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? A particle moves in a circle of radius 20 centimeter। क्या बोला है? रेडियस जो है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? एंड its linear speed at any time is given by v is equals to 2t, where v is in meter per second and t is in second। so speed as a function of time मुझे दे रखा है 2t। आगे क्या बोला है? at t equals to 3 सेकंड, टाइम जब 3 सेकंड होगा तो हमको ये सारी चीजें पता करनी है। सबसे पहली बात क्या पूछा है? v मतलब स्पीड। स्पीड
में करना ही क्या है, यहाँ पे 3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है v बाय आर। v कितना है 6, r कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको एक बार के लिए सॉल्व ही कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 1/5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 विच इज 30 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट मुझसे पूछा है अल्फा। अल्फा बेसिकली क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। अल्फा के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकाल लो या 80 निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये है मेरे पास स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मुझे देता है 80। तो 80 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा dv बाय dt। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 मेरे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे इससे अल्फा निकालना है तो 80 होता है r इंटू अल्फा। r स्मॉल आर लिया है तो यहाँ पे भी स्मॉल आर ले लेते हैं। r इंटू अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 80 बाय r। 80 है मेरे पास 2 और r है मेरे पास 1/5, तो अल्फा हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट मुझसे पूछा है एसी। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट जो मुझसे पूछा है वो पूछा है एसी। एसी क्या होता है v स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे v कितना आया 3 सेकंड पे 6, तो 6 का स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/5, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 विच इज 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट मुझसे पूछा है 80। 80 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट मुझसे पूछा है ए नेट। तो ए नेट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा रूट ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। एसी है तो रूट ऑफ 180 का स्क्वायर और 80 कितना है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा है एंगल मेड बाय ए नेट विद 80। एंगल मेड बाय ए नेट विद 80। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कुलर मोशन, लेट्स से जो हमारे पास 80 है ये 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यही है, और जो एसी है वो है 180 रेडियन, क्या मीटर होगा, सॉरी माय मिस्टेक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर थोड़ी है, तो ये हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात समझो, मुझसे क्या पूछा है कि नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन मेरे पास कुछ इधर आएगा, और अगर ये एंगल फाई है तो tan फाई कितना होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है AC डिवाइडेड बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 90। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है एंगल मेड बाय ए नेट विद v विद वेलोसिटी। अब बात समझो कि जो स्पीड है वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अगर 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा तो वेलोसिटी और ए नेट के बीच में जो फाई की वैल्यू आएगी वो भी मेरे पास tan इनवर्स 90 ही आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इस सवाल को वो कैसे भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना देके ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, और बाकी सारी चीजें आपसे पूछ ले, तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, एट एनी इंस्टेंट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्या बोला है, इज 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आखिर में हो क्या रहा है। कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो, और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल कहीं 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब 3 इधर 4 ऊपर, पार्टिकल कहीं यहां पे होगा हमारे पास। तो मेरे पास क्या चीज गिवन में है, पोजीशन वेक्टर विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या मैं इस सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूं क्या? रेडियस क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज √25 विच इज 5 मीटर। आगे क्या बोला है, इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है, 20i कैप प्लस vyj कैप। चलिए देखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं 20i कैप प्लस vyj कैप, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है, फाइंड, फर्स्ट चीज जो मुझसे पूछी है कि भैया ये vy कितना होगा। अब याद करो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक बात बताई थी, क्या बात थी, कि ये जो रेडियस वेक्टर होगा और ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा और वेलोसिटी वेक्टर या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो दोनों ही केसेस में ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि r डॉट v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। सो r वेक्टर डॉट v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। चलिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 20 इंटू 3 इज 60 प्लस vy इंटू 4 इज 4vy, इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो vy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -60/4 which is -15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो v वेक्टर आएगा वो आएगा 20i कैप माइनस 15j कैप, मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में। कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये कितना होगा, √20 का स्क्वायर 400 प्लस -15 का स्क्वायर 225 which is √625 which is 25 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 25 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए तो सबसे पहले पार्ट का जो आंसर आया वो आया -15 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट क्या है, ओमेगा। सर तीसरा पार्ट भी ओमेगा है बेटा, वो ओमेगा वेक्टर है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहली बात ओमेगा निकालना है, तो मुझे ये बात पता है सेकंड पार्ट के लिए v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v बाय r। यहाँ पे सारी चीजें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिखते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया 25, रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना आया 5, तो ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। इसीलिए मैंने वो वेलोसिटी और रेडियस का मैग्नीट्यूड निकाला था ताकि अगला वाला सवाल आपके लिए आसान हो जाए। ओके, चलिए तो ये भैया सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कितना, 5 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा पार्ट मुझसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब बात समझो कि इस डायरेक्शन को मैंने आई माना,
मतलब x डायरेक्शन माना, इस डायरेक्शन को y मानूंगा। अब मुझसे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पूछा है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया 5, अब डायरेक्शन निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो, जो थंब होगा वो मुझे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आया इनवर्ड्स, बाहर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड्स हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर कोई मुझसे थर्ड पार्ट पूछे कि ओमेगा वेक्टर कितना होगा, तो मैं लिखूंगा 5, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ माइनस के कैप विच इज रेडियन पर सेकेंड। इसी चीज को आप -5 के कैप रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा -5 के कैप रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट मुझसे पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा, v²r, यस और नो। तो फोर्थ पार्ट के लिए जो AC होगा वो होगा v² डिवाइडेड बाय r। v कितना आया 25, तो 25 इंटू 25 और r कितना आया 5, तो 5 1s are 5 5s are 25 into 5 is 125. This would be the centripetal acceleration which is meter per second square. So third part का जो आंसर आएगा वो आएगा 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट मुझसे पूछा है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का बेसिकली वेक्टर कितना होगा, वेक्टर क्वांटिटी पूछी है। तो मुझे ये बात पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा कितना आया -5 के कैप क्रॉस v, वेक्टर कितना आया आई थिंक 20 i कैप -15 j कैप, 20 i कैप -15 j कैप। अब बात समझो, एक तो तरीका है कि वही कि इसको ऐसे लिखो i j k 0 0 -5 20 -15 0 और फिर सॉल्व करो। चलो इसी तरीके से कर लो। सबसे पहले आई कैप करूंगा तो 0 और ये कितना हो जाएगा 75, सॉरी 15 5 75, यस, तो ये हो जाएगा 75 आई कैप और यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा, 0 माइनस करूंगा 15 5 75, ओके। चलिए फिर माइनस जे कैप, ये 0 माइनस 20 इंटू 5 कितना हो गया 25 100 और ये -100 है। 0 माइनस -100, फिर के कैप करूंगा, ये 0 ये 0, तो ये कितना हो जाएगा -75 आई कैप, ये प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया -100 जी कैप। दिस वुड बी द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर कितना होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ बॉय रोल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। बेसिकली कोई एक बच्चा है जो इस तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर एक स्टोन को घुमा रहा है, मतलब ऐसे 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 स्टोन को घुमा रहा है और ग्राउंड से जो हाइट है वो है 2 मीटर और इसकी जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। फॉर एग्जांपल ये ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है और किसी एक पॉइंट पे आके ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक हो जाती है और लेफ्ट से ये जो पार्टिकल है ये ऐसे घूम रहा है
तो जैसे ही ब्रेक होगी तो ये ऐसे आके गिरेगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। तो क्या बोला है कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आके गिरेगा और ग्राउंड से कितनी दूर जाके गिरा, 10 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर। तो मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हाइल इट इज इन सर्कुलर मोशन। अब बात समझो कि मुझसे ये बात पूछी है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, क्या मैं इस वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ? कि मुझे ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस आया 10 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना टाइम इसको यहां से यहां पे आने लगा। और टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो होता है √2h/g। h कितना है 2 डिवाइडेड बाय g, लेट्स से 10। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10√10, और यहाँ पे 4 का रूट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√10 मीटर पर सेकंड। अब जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा था तो इसके पास स्पीड थी 5√10 मीटर पर सेकंड। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय r। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 25 इंटू √10 का स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितनी थी 1.5। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, 5 3 जा 5 5 जा, ये कितना आ जाएगा 500 divided by 3। So 3 1s are 3 6s are 3 6s are 166.67 क्या था एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वुड बी द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन while it was in circular motion. I hope this thing is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, a particle is moving with constant speed in a circular path. Find ratio of magnitude of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle of theta which is equals to pi/2। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला है। ये मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेट्स से वो कांस्टेंट स्पीड है v। अब मुझसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब ये एंगल π/2 मतलब 90 डिग्री कवर कर लेता है, मतलब इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, तो सबसे पहली बात इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या होता है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो है r। तो जब r रेडियस है तो इसका यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये r तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम के लिए आप क्या करोगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, πr/2। एक क्वार्टर सर्कल की लेंथ कितनी होती है πr/2, और किस स्पीड से किया, v स्पीड से। तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विच इज πr/2, और कितने किस स्पीड से किया, v स्पीड से। तो दिस विल बी द टोटल टाइम। चलिए एक r से एक r गया तो ये कितना आ जाएगा 2√2v डिवाइडेड बाय पाई। दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब सवाल उठता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। भैया जो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली जिस स्पीड से मूव कर रहा है वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो v इंस्टेंटेनियस
का मैग्नीट्यूड कितना होगा v मीटर पर सेकेंड, और मुझसे इन दोनों का रेशियो पूछा है v एवरेज डिवाइडेड बाय v इंस्टेंटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा 2√2v डिवाइडेड बाय पाई v से v गया तो ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल ऑफ π/2। अब मुझसे क्या पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो। लेट्स से दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। अब बात समझो, लेट्स से इसको v इनिशियल और v फाइनल, v इनिशियल और ये है मेरे पास v फाइनल, इसका भी मैग्नीट्यूड v है और इसका भी मैग्नीट्यूड v है। अब मुझसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना है, तो माइनस करने का हमारे पास क्या तरीका है कि इसको पलटा के इसको दे दो। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v फाइनल और यहाँ पे आएगा v इनिशियल, इसको पलटा के दिया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही मुझे v फाइनल माइनस v इनिशियल देगा। ये हमने वेक्टर्स के अंदर ये बात सीखी। अब बात समझो कि इसका भी मैग्नीट्यूड v, इसका भी मैग्नीट्यूड v, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2v sin थीटा बाय 2। 2v sin थीटा बाय 2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब टाइम के लिए वही बात, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, और किस स्पीड से किया v स्पीड से। तो ये sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो 2v डिवाइडेड बाय √2 इनटू पाई आर इनटू 2 इनटू v, तो ये कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। This would be the magnitude of average acceleration when particle moves quarter circle. I hope this question is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a body is moving in a circle of radius 5 meter with a speed of 10 meter per second. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो मतलब क्या हुआ कि 80 जो दे रखा है वो है मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे ये बात पूछी है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड हो, स्पीड अलग होगी तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी अलग होगा। मुझसे सिर्फ और सिर्फ सवाल में ये बात दे रखी है कि एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मेरे पास है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। v कितना है अभी देखा था 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। ac का स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर विच इज 400 प्लस 80 का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4, ये आ जाएगा रूट 404 meter per second square. This would be the net acceleration. I hope this question is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, if omega is this and r is this,
फाइंड लीनियर वेलोसिटी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है। ओके, तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। नया तो क्या, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उसी चीज को सर्कुलर मोशन में कैसे लाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और टॉपिक का नाम है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये बात देखी थी कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मेरे पास if अल्फा वेक्टर इज कांस्टेंट, अगर मेरे पास अल्फा कांस्टेंट है तो मैं क्या क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन वहां पे क्या होती थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां पे होगी ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरी इक्वेशन वहां पे होती थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा, इट इज इक्वल टू ut विच इज ओमेगा इनिशियल इंटू t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन वहां पे होती थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे आ जाएगी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। एक और इक्वेशन जो हमने वहां पे पढ़ी थी वो ये थी कि s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। एक इक्वेशन हमने जो वहां पे पढ़ी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, u की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस a बाई 2 विच इज अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये सारी चीजें, सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलिए कुछ सवाल इसके बेसिस पे भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सर्कुलर मोशन के अंदर। याद रखना सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं जब हमारे पास अल्फा कांस्टेंट हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोला है, a particle moving in a circle changes its angular velocity uniformly। यूनिफॉर्मली मतलब क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। आगे क्या बोला है, फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकंड टू 10 रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा इनिशियल मेरे पास कितनी है 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा फाइनल मेरे पास कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड, और जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड। तो मुझसे ये बात पूछी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल सी बात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल कितना है 10, इट इज इक्वल्स टू 5 प्लस अल्फा इनटू 5। 10 माइनस 5 इज 5, ये इधर जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट इंक्रीजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली टू 80 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियली रेस्ट पे है मतलब ओमेगा इनिशियल 0, यूनिफॉर्मली बोला है मतलब अल्फा कांस्टेंट है, और ओमेगा फाइनल कितना आ गया 80 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकंड। तो उससे सवाल में ये बात पूछी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
तो सबसे पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे निकलेगा, ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल तो हो गया 0, ओमेगा फाइनल है 80, इट इज इक्वल्स टू अल्फा मुझे निकालना है, टाइम है 5, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 80/5, तो ये हो जाएगा 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अल्फा मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0, 1/2 अल्फा आया 16, और टाइम मेरे पास कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 1 जा 8 जा, ये आ जाएगा 200 रेडियन। This would be the angular displacement. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, a fan starts from rest with alpha 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ओमेगा इनिशियल मेरे पास कितनी है 0, और अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे क्या पूछा है, find acceleration of the insect sitting at the top of the blade of length 1 meter after 2 seconds. आफ्टर 2 सेकेंड सबसे पहले एक ब्लेड बना लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये कोई ब्लेड है, मतलब इस तरीके से ये ब्लेड्स है, और क्या बोला है, इस ब्लेड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और यहाँ पे इसके टॉप पे एक इंसेक्ट बैठा है। तो 2 सेकंड के बाद इस इंसेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो सिंपल सी बात कि 2 सेकंड के बाद इसकी ओमेगा फाइनल कितनी होगी, क्या मैं ये बात निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल तो हो गया 0, अल्फा हो गया 2 into 2 which is 4 रेडियन पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद ये जो ब्लेड है ये 4 रेडियन पर सेकंड से घूम रही होगी। इसके पास 2 एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ विच इज माई AC, और एक एक्सेलरेशन होगा इस तरफ विच इज माई AT, और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं AC की, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इनटू R। ओमेगा फाइनल कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 80 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा R इंटू अल्फा। R कितना है 1, अल्फा मुझे दे रखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझसे पूछा है ए नेट, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस ये कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस 4 which is equals to root 260 meter per second square. This would be the net acceleration of the insect. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, a car wheel is rotated to uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0, मतलब ओमेगा इनिशियल मेरे पास दे रखा है 0। आगे क्या बोला है, it rotates through an angle θ1 in the first 2 seconds, मतलब के डेल्टा थीटा जो है वो है θ1 when time is 2 seconds. आगे क्या बोला है, in the next 2 seconds it rotates through an additional angle of θ2, मतलब अगर मैं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डेल्टा थीटा हो जाएगा θ1 प्लस
थीटा 2 और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4 सेकेंड। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ थीटा 2 प्लस डिवाइडेड बाय थीटा 1। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे पास ओमेगा इनिशियल दे रखा है और लेट्स से जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है अल्फा। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं? सेकंड इक्वेशन। तो केस 1 में अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूं तो वो क्या बोलती है? डेल्टा थीटा इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस 1/2 अल्फा इनटू टी स्क्वायर। डेल्टा थीटा केस 1 में कितना है? थीटा 1। ये तो हो गया 0, क्यों? क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0। 1/2 अल्फा, टी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो थीटा 1 जो आया वो आएगा 2 अल्फा के बराबर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा थीटा यहां पे कितना हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तो यहाँ पे भी 0 है, 1/2 अल्फा इनटू टी स्क्वायर। टी यहाँ पे कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 अल्फा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूँ? 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है? थीटा 1। यहाँ पे कितना है? 8 अल्फा और यहाँ पे कितना है? 2 अल्फा। तो इससे ये गया, ये डिवाइड करूंगा तो थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इज प्लस 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इट इज इक्वल्स टू 4। सो थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब ओमेगा इनिशियल मुझे दे रखा है 0। फिर क्या बोला है? फाइंड आउट टाइम व्हेन नेट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कोई पार्टिकल यहां पे है और दिस इज माय रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन है। और जो नेट एक्सेलरेशन है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है विद रेडियल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात, रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी मुझे वो निकालनी है। तो ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। ओमेगा इनिशियल तो मेरे पास हो गया 0, अल्फा है 2 इनटू टी। दिस इज माय ओमेगा फाइनल। मतलब जिस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा वो टाइम निकालना है, तो मैंने वो टाइम टी मान लिया। अब रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इनटू आर। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया? 4 टी स्क्वायर इनटू आर। क्या मुझे रेडियस गिवन में है? क्या नहीं गिवन में है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब 80 निकालना है, तो 80 मेरे पास कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा आर इनटू अल्फा। अल्फा कितना है मेरे पास? 2 और आर तो मुझे गिवन में है ही नहीं। दिस इज माय 80। अब मुझे सवाल में क्या बात दे रखी है कि दिस इज द एंगल 37। तो क्या मैं tan 37 को 80 बाय AC लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan 37 होता है 3/4। 80 की वैल्यू है 2r
डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू है 4t² इंटू R। इस R से ये R गया, 2 1 जा 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, t² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3, तो t की वैल्यू आ जाएगी √2/3 second. So this would be the time at which net acceleration will make an angle of 37 degree with radial acceleration. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? A fan is rotating with angular velocity of 100 revolution per second. आपके मन में आ रहा होगी सर एंगुलर वेलोसिटी बोला है और यूनिट दे रखी है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो बेटा हमको 2 पाई से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो कई बार कई किताबों में रिवॉल्यूशन पर सेकंड यूनिट देके उसको एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 पाई इंटू 100। क्योंकि सवाल ऐसे बनते हैं इसीलिए आपके सामने ऐसा सवाल लेके आया हूं। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ओमेगा इनिशियल मेरे पास कितनी है 2 पाई इंटू एफ विच इज 2 पाई इंटू 100 which is 200 pi रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल मेरे पास है 0 और टाइम जो लगा वो लगा 5 इंटू 60 which is 300 सेकेंड। क्या बोला है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स, अज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। कहने का मतलब अल्फा जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे। इन जनरल आपसे वो ये बात पूछना चाह रहा है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। सर ये कैसे बताया? याद करो जब मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बताई थी तब ये बात बोली थी कि 360 डिग्री it is equals to 2 pi radian, it is equals to 1 revolution। तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 2 पाई रेडियन और अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं तो 2 इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए तो क्या किया जाए, सबसे पहले मुझे निकालना है डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर मुझे निकालना है और मेरे पास टाइम दे रखा है तो सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा। अल्फा कैसे निकलेगा? ओमेगा फाइनल विच इज 0 इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल विच इज 200 पाई प्लस अल्फा इंटू टी विच इज 300। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 200 पाई डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा माइनस 2/3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना है डेल्टा थीटा, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल मेरे पास कितना है 200 पाई, टाइम कितना है 300 प्लस 1/2 अल्फा कितना है माइनस 2/3 पाई इंटू टी स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 से ये 2 गया, ये 3 1 जा 300 जा, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और 4 0 इंटू पाई, ये माइनस आ जाएगा 3 इंटू 4 0 इंटू पाई, तो 60,000 माइनस 30,000 हो जाएगा 30,000 पाई रेडियन। एक रेडियन में 1/2 पाई रिवॉल्यूशन होता है,
तो इतने रेडियन में कितना होगा 30,000 एक जीरो पता लग गया डिवाइडेड बाय 2 पाई एक पाई से एक पाई गया तो ये आ जाएगा 15,000 रिवॉल्यूशन। आई होप ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक और चीज जो आप कर सकते थे वो ये था कि इसको कन्वर्ट ना करते, क्यों? क्योंकि बाद में वापस आपको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ा, तो यहीं पे ही आप ये लिख देते, क्या लिख देते 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ओमेगा इनिशियल की वैल्यू, तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आता। क्यों? क्योंकि बाद में भी आपने डिवाइड ही किया ना, क्योंकि आंसर हमको रिवॉल्यूशन में चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन आ गया -2/3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, याद करो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एंगुलर टोटल एंगल सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया 30,000 पाई, 30,000 पाई, और टाइम कितना लगा 300 सेकंड, नहीं लगा 300 सेकंड, बिल्कुल सही बात। इससे ये गया 3 1 जा 300 जा, सो इट विल बी 105 radian per second. This would be the average angular velocity. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, a particle of mass m moving in a circle of radius r with kinetic energy 2s where s is the distance traveled by the particle. मुझे दे रखा है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 2s। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या 1/2 mv² लिख सकता हूँ विच इज इक्वल्स टू 2s। तो यहां से जो v² की वैल्यू आएगी वो आएगी 4s/m। अब मुझसे आगे क्या पूछा है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि हमारे लिए सबसे आसान है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। v² की वैल्यू कितनी है 4s डिवाइडेड बाय m into r। सो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमसे पूछा है टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल आ गया तो r into अल्फा करके एंगुलर भी आ जाएगा। तो मुझे ये बात पता है कि जब एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी मुझे गिवन में होती थी, और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होता था तो मैं या तो लिखता था dv/dt या v dv/ds। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो क्या मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को v dv/ds लिख सकता हूं। यहाँ पे v क्या है स्पीड और s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई, चलो v की वैल्यू v² की वैल्यू ये है, मेरे पास v² की वैल्यू है कितनी 4s डिवाइडेड बाय m। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2v dv/ds इट इज इक्वल्स टू 4/m, तो बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा v dv/ds की जो वैल्यू आएगी 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगी 2/m। और अगर इसकी वैल्यू 2/m आई तो क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/m। और अगर मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया सो इट इज इक्वल्स टू r into अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/m into r। सो दिस विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ s कभी भी सवाल में गिवन में है, कुछ और बातें गिवन में है, जैसे v एज अ फंक्शन ऑफ s आ गया v इज इक्वल टू अल्फा इंटू s, फिर भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा के आपको दे सकता है। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।